Dear student, today I am started the new chapter of Principle of Management. It's the second chapter of business studies. What is the meaning of principle? The principle are the broad and general guidelines for decision making and behavior of the manager. तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन होते हैं जो एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और उनको किस तरह का बिहेवियर अपने वर्कर्स के साथ करना है उसको उसके लिए गाइड करते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर द मैनेजर्स. Let me see some characteristic of management principle. The first characteristic is a universal applicable. या यू कहें इट्स अ परवेसिव. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. यूनिवर्सली एप्लीकेबल मीन्स सब जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी इंस्टीट्यूशन हो चाहे बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह वो एप्लीकेबल होते हैं. लेकिन वो रिजिड नहीं होते, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंजेबल भी होते ही ये सब जगह अप्लाई है, चाहे स्मॉल से स्मॉल एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन हो चाहे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी हो. नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो जनरल गाइडलाइंस के रूप में वर्क करते हैं. मैनेजर को क्या काम करना है, किस तरह से करना है, हाउ कैन दे अचीव देयर गोल्स, इसके लिए उनको गाइड करते हैं. नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके लिए बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह डिफरेंट टाइप से एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन बीइंग पे ही इनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और जिनको अप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज होते हैं. मैंने कल ही कहा है कि डायनेमिक होते हैं. क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो सकते हैं. हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई छोटा इंस्टीट्यूशन है तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, और अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है. नेक्स्ट है मेनली बिहेवियर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड एंड गाइड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज. The principle are instead the improving the relationship between superior and subordinate. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए उस चीज़ को क्लियर आउट करते हैं. नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं. किस चीज़ का क्या किस समय कौन सा डिसीजन किया जाए और उसका क्या इम्पैक्ट किस चीज़ पर पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से क्लियरफाई करते हैं. और लास्ट है कंटीजेंट. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटीजेंट और डिपेंडेड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन. किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन होनी चाहिए, और प्रिंसिपल्स चेंज करने में, मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने में कैपेबल होते हैं, तो इसलिए इनको कंटीजेंट कहा. इसके बाद आ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं. इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स. मैनेजर के प्रिंसिपल एज अ गाइडलाइंस के रूप में वर्क करते हैं, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मैन मनी पावर, वो वेस्ट ना हो. नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लिया जाता कि बस लिया और उठा के कोई भी चीज़ इम्पोज कर दी. बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं. तो डिसीजन बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक. इसलिए वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं क्योंकि वो पर्सन बायज होते हैं. नेक्स्ट, मीटिंग द चेंजिंग द एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट. अगर नीड पड़ती है, मैंने पहले कहा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डायनामिक होते हैं, तो अगर नीड पड़ती है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनको चेंज भी किया जा सकता है. नेक्स्ट है फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में भी हेल्प करते हैं. क्यों? क्योंकि मैनेजर्स को अपने लेबर को उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, अच्छी सैलरी देना, ये सब भी मैनेजमेंट ऑफ जैसे रेम्यूनरेशन और प्रिंसिपल का पार्ट है. तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से फुलफिल करते हैं. तो इस तरह से हमने ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स पढ़े. अब आगे मैं फ्यूल के प्रिंसिपल्स की बात करूँगा. फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए. आज हम सिर्फ 9 प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रिंसिपल बात करेंगे. पहला जो प्रिंसिपल फ्यूल ने दिया था वो था डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवीज़न ऑफ वर्क नाम से क्लियर है, डिवीज़न ऑफ वर्क.
फ्यूल का कहना था कि इफ़ वी डिवाइडेड द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क तो द वर्क इज इजियर, और यही प्रिंसिपल आज आप देखें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में फॉलो होता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट बॉडी हो, हर जगह आपको छोटे छोटे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर देखेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि काम को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो पर्सन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल दिया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि एक पर्सन को इफ़ यू गिव द और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यू हैव टू गिव द सिमिलर अथॉरिटी। जितनी आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतनी आपको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आपने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको फुलफ़िल करने के लिए उसको पूरी तरह से अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को तो फॉलो करना है ही है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करना ही है, कोड ऑफ कंडक्ट जो बने हुए हैं उनको फॉलो करना। उसके अलावा भी बहुत सारा डिसिप्लिन का मीनिंग उन्होंने बताया कि गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, एक सुपीरियर है उसको हर लेवल पे अच्छा होना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग द सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में उनमें क्लियर एग्रीमेंट्स होना चाहिए। मीटिंग द कमिटमेंट ऑफ द ऑल लेवल, जो भी उसने कमिटमेंट किया है हर लेवल पे उनको वो फुलफिल करे। नेक्स्ट जुडिशियस एप्लीकेबल ऑफ द पेनल्टीज़, अगर कोई गलत करता है तो उस पर पेनल्टीज़ भी लगाई जाए। तो फ्यूल ने डिसिप्लिन के प्रिंसिपल में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा भी बहुत सारी बात कही। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कहा, उन्होंने पर्सन जो टॉप लेवल के पर्सन्स थे या मिडिल लेवल पर जो मैनेजर्स थे उनको कहा दे हैव शुड बी कंप्लीट देयर प्रॉमिस, अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस किया है तो उसको भी वो फुलफिल करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है कि एक सबॉर्डिनेट सुपीरियर 1, 2 और सुपीरियर 3 को दे रहा है, तो ये कहलाएगा मल्टीपल ऑफ कमांड, कि भाई एक सबॉर्डिनेट को बहुत सारे लोग गाइडेंस करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड एक टाइम में एक पर्सन को एक ही सुपीरियर गाइड करे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर बहुत सारे सुपीरियर्स को गाइड करेंगे तो पार्टली कंफ्यूज भी हो सकता है। जैसे सपोज लीजिए एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए एक सेल्स डिपार्टमेंट वाले के सेल्समैन को एक सेल्स डिपार्टमेंट वाला कहता है कि आपको 10% डिस्काउंट देके अपनी सेल इंक्रीज़ करना है, लेकिन वहीं प्रोडक्शन मैनेजर कह देता है कि नहीं, यू कैन नॉट गिव द डिस्काउंट, आप डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि डिस्काउंट दोगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो पर्सन कंफ्यूज हो सकता है कि सेल्स मैनेजर की बात माने या प्रोडक्शन मैनेजर की बात माने। इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ईच क्रू ऑफ द एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव टू वन हैंड ऑन वन प्लान द एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन कोऑर्डिनेट। तो इसमें यह है कि भाई सबका एक ही एम होना चाहिए, सब एक ही डायरेक्शन में चलें। ऐसे नहीं हो कि कुछ लोग अपने अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं और कुछ लोग अपने मनमर्जी काम कर रहे हैं। नहीं, सबका डायरेक्शन जो है वो एक ही होना चाहिए। सिमिलर डायरेक्शन अगर होगा तो वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, अगर सिमिलर डायरेक्शन नहीं होगा तो वर्कर भी अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेशन रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। फ्यूल का कहना था कि एक फेयर रेम्यूनरेशन तो एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं मिलता तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो एक वर्कर को एक फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी लिविंगहुड अच्छे से चला सके। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल टू इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कोई भी टॉप लेवल का पर्सन या कोई भी मैनेजर अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात ना करे। यहाँ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की बात ही होनी चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि सपोज़ करो कि कहीं से रॉ मटेरियल लेना था और जो मैनेजर था उसका कोई रिलेटिव रॉ मटेरियल सोल्ड करता था और मार्केट से 2 रुपये महंगा दे रहा है, लेकिन अगर वही रॉ मटेरियल मार्केट से लिया जाए तो वो 2 रुपये सस्ता है। अगर वो मैनेजर मार्केट से ना लेके अपने रिलेटिव से ले रहा है तो वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस कर रहा है। तो इसलिए केवल अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, सबऑर्डिनेट सबके इंटरेस्ट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि किसी भी तरह से
सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है कि जो पावर्स हैं, जो मेन पावर है वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में होनी चाहिए और जो अलग छोटे छोटे डिसीजन है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड ऑफ द टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स एवरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टू एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। बोथ शुड बी बैलेंस ऑफ द नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मीनिंग है कि एक सिस्टम होना चाहिए, कोई भी कमांड फ्लो करने का, कोई भी ऑर्डर फ्लो करने का, कोई भी ऑर्डर गिवन करने का एक सिस्टम होना चाहिए। वहाँ एक पर्सन अपना जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर से कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। फ्यूल इंस्टेड दैट कि चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्यूल ने कहा कि ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, ए बी से, बी सी से, सी डी से, इस तरह से इसमें होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने नियरर सुपीरियर से, फिर वो सुपीरियर अपने नेक्स्ट सुपीरियर से, फिर वो सुपीरियर अपने नेक्स्ट बॉस से कहे, एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। लेकिन उसने साथ में गैंग प्लैंक की बात भी कही। गैंग प्लैंक में से कहा कि अगर कोई ज़रूरत पड़े, अगर कोई नीड पड़े तो एक डायरेक्ट कांटेक्ट भी आपस में हो सकता है, जो सिमिलर पर्सन है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।